चलिए जी। सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और वो टॉपिक का नाम था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम लोगों ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की जब स्टार्टिंग करी थी। और क्योंकि हमारा सिलेबस जो कहता है कि उसमें फाइनेंस का ही मामला है, इसलिए हमने बैंकिंग रिफॉर्म, आपका डेट रिफॉर्म, और फॉरेन एक्सचेंज का रिफॉर्म, इंश्योरेंस का रिफॉर्म, ये हमने देख लिया था। अब जो रिमेनिंग बचता है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं जरा। लाइटिंग में प्रॉब्लम है आज। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए चला लेते हैं काम। तो हम ये आपको बात कर रहे थे कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसमें से हम लोगों ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को कवर कर रहे थे। हमने सारी चीज ये कवर कर ली थी, अब हम फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ तक हम लोग आ चुके थे। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी। और इंटीग्रेशन को हम लोग, जो ग्लोबल वाला हमारा चैप्टर था, ग्लोबलाइजेशन वाला, वहां पर थोड़ा बहुत सीख चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, आफ्टर नियरली 5 डिकेड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट, तो 50 साल तक हम लोग दुनिया से अलग थे, जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है। 1950 से 1990 तक, 91 तक कह लीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्या थे, आइसोलेशन में थे। हमें पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट का कंट्रोल था, स्लो ग्रोथ थी। इंडिया स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी इन 1991। तो ये बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं। टू प्लेस इट्स इकोनॉमी ऑन ए पाथ ऑफ फास्ट एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। फास्ट ग्रोथ भी चाहिए, सस्टेनेबल भी चाहिए। ठीक है। डिस्पाइट major shifts in administration since then, the emphasis of on reforms has persisted, notwithstanding the perception of India as a relatively closed economy. तो बेसिकली जो, ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, जितनी भी क्लोज्ड इकोनॉमी थी उनके रिलेटिव में, रिलेशन में, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो और इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के बाद उतना ग्रो नहीं कर पाई जितना इंडिया ने किया। ठीक है। Since early 1980, India integration with the global economy has increased in line with the acceleration of the economic growth. तो थोड़ा बहुत प्रयास यहाँ पर भी हुए। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे देखा गया, सम ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सप्रेस्ड, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो यहाँ पर जीडीपी जो है, यहाँ 15.5% इंक्रीज हुई 1991 में। और वहां से वो 2011 की अगर बात करें, तो हमारी जीडीपी का 55.5% कहाँ का रहा, इंटरनेशनल ट्रेड का। पहले ये हिस्सा कितना था, 15.5% 1991 में। 2011 में यहाँ तक पहुंच गए हम लोग।
एज जीडीपी ग्रोथ है रिसेंटली आउटपेस्ड ट्रेड ग्रोथ, द रेशियो हैज ड्रॉप्ड बाय इतने परसेंट इन, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ कि 2020 में ये जो रेशियो था ये ड्रॉप होके फिर कितना आ गया 37.9। मीनवाइल नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो एफडीआई में क्या हुआ, जो 0.3% था वो कितना हो गया 2020 में 2.42% एफडीआई हो गया। ठीक है, द substantial inflow of foreign investment into India recent year reflect that country's strong economic potential। और अगर किसी कंट्री में एफडीआई आ रहा तो उसके पीछे क्या रीजन है कि वहां पर जो इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, तभी ऐसा हो रहा है। However, the volatility of foreign capital flows as well as the prospect of the increase the volume of reversal कैन पोज सिग्निफिकेंट चैलेंज टू द पॉलिसी मेकर। तो यहाँ कह रहे हैं कि वैसे तो अच्छा है सब कुछ भैया, बाहर से एफडीआई आ रहा है, लेकिन उसका जब रिवर्सल होता है यानी जब वो एफडीआई बाहर वापस जाता है तो जो पॉलिसी मेकर होते हैं उनके लिए चैलेंज का एक विषय हो जाता है कि भाई अब कैसे काम चलेगा। ठीक है, वाइल बीइंग ब्रॉडली बेनिफिशियल, enhanced global integration has made the Indian economy more sensitive to the external shock। ठीक, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया की बात आती है। Reform in India have a history and reflect the Indian economy poor upbringing over decade, मतलब बहुत पहले से बहुत पोजीशन बहुत खराब चल रही थी और फाइनली 1990 इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफे हुआ जब उसमें उस समय पे कल्मिनेट हो गई, मतलब धाराशायी हो गई उस समय। द कॉजेज ऑफ द अंडरलाइन इंडियाज इकोनॉमिक डिजास्टर हैव बीन क्लियरली आउटलाइंड जगदीश भागवती। जगदीश भगवती साहब ने ये बताया भाई ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, मतलब लाल फीता शाही बोलते हैं ना इसको, मतलब कुछ भी लाइसेंस लेने जा रहे हैं आप तो आपको क्या करना था, ब्यूरोक्रेटिक परमिशन लेनी पड़ती थी, किसमें, प्रोडक्शन में और इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में, तीनों में। नंबर 2 इनवर्ड लुकिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी बनाई गई थी। नंबर 2। नंबर 3 इन एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज फंक्शनिंग, जो हमारे जितने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन थे वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए 3 चीजें बताई जगदीश भगवती साहब ने, इनकी वजह से जो है ग्रोथ नहीं हुई थी। ठीक है, सच पॉलिसीज हैव बीन इन प्लेस फॉर ईयर्स eroding the economy's ability to deal with any external or internal shock. By 1990, the economy had grown so weak that the modest oil shock in 1990, जिस समय इराक इराक पर वो हुआ था ना आक्रमण, अमेरिका वगैरह ने वहाँ के ऑयल को उनको कब्जाने के लिए, तो उस समय इंडिया में बहुत ही दिक्कत आई। हैज ए डिसप्रोपोर्शनेटली लार्जर इम्पैक्ट, डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब भी जितना वहाँ प्रॉब्लम थी उससे कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई। ठीक, एंड द कंट्री एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड इन इट्स हिस्ट्री द फॉलो। अब क्या क्या चीजें थी इसमें, 1990 का जो क्राइसिस हुआ था उसमें क्या क्या चीजें आई। सबसे पहले फिस्कल डिफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, हम लोगों ने फिस्कल डिफिसिट को पढ़ा था। एक बार हल्का सा मैं यहाँ पे, कोई फिस्कल डिफिसिट को एक्सप्लेन कर सकता है, फिस्कल डिफिसिट को एक्सप्लेन करने वाला कोई है आप में से? हम लोगों ने वो टॉपिक कर लिया है। रेवेन्यू रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू से ज्यादा, पहली बात तो रेवेन्यू की जगह वर्ड हम यूज करेंगे रिसीट्स। रिसीट्स, पहला पॉइंट तो ये। रिसीट्स। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट इज नोन एज डेफिसिट। क्या, डेफिसिट बस। बट उस डेफिसिट में भी अगर हमें इसको फिस्कल डेफिसिट बोलना है तो ओनली द पार्ट ऑफ बोरोविंग, ओनली द पार्ट ऑफ बोरोविंग, इसमें जितना भी पार्ट हम लोग बोरोविंग से पूरा कर रहे हैं, दिस इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। समझ में आई बात? ये जो ग्रीन वाला पार्ट हम लोग पूरा कर रहे हैं
हमारा एक्सपेंडिचर ए है, ई है, रिसीट टोटल आर है, लेकिन ये रिसीट में जो ग्रीन वाला पार्ट आ रहा है यही हमारा क्या है, बोरोइंग वाला फिस्कल डिफिसिट। तो उसने बोला फिस्कल डिफिसिट बहुत बढ़ गया, फिस्कल डिफिसिट 1990 तक बहुत बढ़ गया। और वो कैसे बढ़ा, देखिए क्या बढ़ा, देखिए यहाँ पर 5.1 से लेकर के 8.4 हो गया 1991 में, ठीक है। और द गवर्नमेंट बोरो टू रिड्यूस द, और रिड्यूस फिस्कल डिफिसिट को रिड्यूस करने के लिए बोरोविंग करी, और उससे क्या हुआ, वो डोमेस्टिक डेट कितना बढ़ गया, इतना। अब ये देखिए कि अगर आप बाहर से कर्जा नहीं लेंगे तो आपको कहाँ से कर्जा लेना पड़ेगा, अंदर से लेना पड़ेगा। अंदर से मतलब डोमेस्टिक मीन्स लोगों से, और गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से। तो ये 33.3% हो गया, और ये यहाँ पर 50% तक पहुंच गया, कहाँ पर, 1991 में। और इंक्रीज द बर्डन ऑफ द डेट पेमेंट ऑफ 2% टू 3। वो तो यहाँ पर इसका जो डेट का पेमेंट है, जो भी आप साल की कमाई कर रहे हैं उसमें से 3.8% या 4% तो आपको कहाँ देना पड़ता था, लोन की इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो पहला हो गया। अब क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि ये जो स्लो डाउन आया था इकोनॉमिक में 90 से पहले का, उसमें रीजन, पहला हाई फिस्कल डेफिसिट, दूसरा क्या है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जितने भी लोग इस समय क्लास में हैं, सब लोग एक बार माइक खोल के बैठ जाए, सब लोग। Yeah. जल्दी। एक Vivo V2126 है किसी का फोन, उन्होंने माइक नहीं खोला। अब सब लोग बंद कर लीजिए। Vivo V2126, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो माइक खोलिए, वरना हम समझ जाएंगे कि आप हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं। चलिए, ये ऐसा इसलिए कराया गया कि पता तो लगे कितने लोग साइलेंट मोड में चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने बात करी कि पहला रीजन था हायर फिस्कल डिफिसिट, जो हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन आया था 90s में। उसके बाद दूसरा था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने बता दिया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हम लोग बाहर से जो पैसा ला रहे हैं उसमें से कितना पैसा हमारा बाहर चले जाता है, या बाहर से पैसा कितना कम आता है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स में चलते हैं, यानी कि हमको हमेशा बाहर देना हुआ रहता है। तो 1981 में 1.35% था, और 1991 में इतना हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ऐसा क्यों हुआ, अनस्टेबल कोalition एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट द सेंटर एज वेल एज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो उस समय सब डिस्टर्बेंस चला था। हार्म द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन क्रेडिटर, जो बाहर के लोग थे उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। और खास कर से जो एनआरआई थे वो कहते भैया पैसा इंडिया मत ले जाओ, क्या फायदा इंडिया ले आके, ठीक है। रिजल्टिंग इन एन आउटफ्लो ऑफ एनआरआई डिपॉजिट to lower the foreign exchange deficit, the government restored to external borrowing as a result. इंडिया एक्सटर्नल डेट, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है, क्योंकि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पूर्ति करनी है आपको फॉरेन मनी से ही करनी पड़ती है, तो वो 12% से कहाँ पहुंच गया, 23% पहुंच गया, ठीक है। और द इंक्रीज इन द फॉरेन बोरोविंग इंक्रीज द डेट पेमेंट बर्डन फ्रॉम 15% टू कहाँ पहुंच गया,
30% तक पहुंच गया कि जो हम बाहर से पैसा ले रहे थे, फॉरेन बोरोविंग कर रहे थे, वो 15 से लेके 30% तक पहुंच गया। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल इनटू USD 1.2 बिलियन। कोई बता सकते हैं कि इस समय फॉरेन एक्सचेंज हमारा कितना है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है इस समय? जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है? सर 600 बिलियन समथिंग। हाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा 1990 में 1.2 बिलियन रह गया था, वो अब कितना हो गया? सर लगभग 600 बिलियन। 600 बिलियन है। अभी थोड़ा सा क्या हुआ, फिर डाउन हो गया था, क्योंकि डॉलर की जो, रुपया की जो टूट हो रही है ना, वो उसकी वजह से हमें पहले जितना पेमेंट करना पड़ता था फॉरेन के लिए, अब वो पेमेंट क्या करना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। सर हम्म। फिजिकल डिफिसिट कम करने के लिए क्या क्या करती है गवर्नमेंट? सबसे पहला तो है अपने अदर इनकम बढ़ाती है। जैसे सरकार के जितने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनसे कहेगी भैया प्रॉफिट ज्यादा कमा के दो, एक बात। दूसरा, अपने एक्सपेंडिचर कम कर सकती है। यही दो एक रास्ते होते हैं। या तो अपनी इनकम बढ़ा दो, इनकम नहीं बढ़ा सकते तो अपने खर्चे कम करो। खर्चे कम करोगे तो आपका काम आपकी कमाई से चल जाएगा। फिर तो इसमें टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगता होगा कम कर होने में। नहीं, जैसे अभी आपने देखा कि पिछले 3-4 सालों में जब से GST आया है, तो सरकार ने अपनी कमाई क्या कर दी है? बढ़ गए, बढ़ा दी है। बढ़ गई क्योंकि है जी। हर चीज पे GST, हर चीज पे GST। ठीक है। तो ये फिस्कल डिफिसिट कम करने का एक रीजन हो सकता है। बट साथ साथ सरकार ने एक और काम कर दिया क्या? अपनी खर्चे वो भी बढ़ा दिए हैं। वो भी बढ़ा दिए। तो उसका फायदा जो है एज सच वहां पर दिखाई रिफ्लेक्ट नहीं नहीं दे हो रहा है, रहा। रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि अभी जैसे संसद भवन बन रहा है यहाँ पे पे दिल्ली में, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है वो? जो संसद बन रही है ना, न्यू पार्लियामेंट, 30,000 करोड़ सर। ऐसे ही कुछ वो बड़े प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन वाला, हालांकि उसके लिए कहते हैं कि जापान हेल्प कर रहा है। और भी कोई चीजें अगर सरकार ऐसी कर रही है जो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, तो वो वहां पर खर्चे प्लस सरकार अपनी सब्सिडी को कम करके अपने खर्चे कम कर रही है। देखा आपने, गैस सिलेंडर पे सब्सिडी, इन सब पे सब्सिडी क्या हो गई है? लेकिन सर और भी सोशल खत्म हो वेलफेयर गई। स्कीम्स में भी तो खर्चे बढ़ा दिए हैं ना। जैसे बताओ जैसे आप। किसान सम्मान निधि एक नया एक्सपेंडिचर है जो पहले नहीं हुआ करता था, अभी 2-3 साल से ही शुरू हुआ है, कोविड के लगभग टाइम से। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पहले जो सरकारें थी, वो सीधे सीधे लोन में रिबेट देती थी और बैंकों को भरपाई खुद करती थी। जी। मतलब ठीक है, कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन वो अमाउंट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। अगर उन्हें स्कीम पे लाना है तो उन्हें वो करना होगा। अब जैसे ये उज्ज्वला योजना वगैरह नाम चला रखा है, लेकिन गैस कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है और शायद पहला सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है ना। हाँ सर। तो मेरा कहना ये है कि सरकार को दिल खोल के वो करना चाहिए। ये है देखो, सर 862 करोड़ का है जो प्रोजेक्ट है ना, 862 करोड़। और ये सरकार का जो फॉरेक्स रिजर्व है, देखो 2001 में यहाँ पर था, और अभी कितना है रिजर्व होल्डिंग इन इंडिया, एक्सक्लूडिंग गोल्ड। यहाँ पर परसेंट है, ये है इस साइड में। 15-16 में 300 पहुंच गया था, लेकिन अभी 600 के आसपास है। अभी जो है वो कितना है? 600 के आसपास है।
अभी देखो ये सर दिखा रहा है। हाँ सर मैं ये कह रहा था कि जो पैन इंडिया लेवल पे एनपीए है आज की डेट में, तो अगर वो गवर्नमेंट पूरा रिकवरी करवा लेती है तो उससे तो मुझे लगता है कि 2 या 3 साल का डिफिसिट पूरा हो जाएगा। नहीं, कैसे होगा? गवर्नमेंट ने लोन थोड़ी दिया हुआ है। लोन किसने दिया हुआ है? बैंक ने। बैंक बैंक दिया हुआ ने। है। सर बट हाँ, पब्लिक सेक्टर एक में इनडायरेक्ट वे में ऐसा कह सकते हैं कि अगर बैंकों का एनपीए 0 हो जाए या 1-2% हो जाए तो वहां पर बैंकों की क्या बढ़ जाएगी? इनकम, इनकम इनकम। प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर प्रॉफिट बैंकों का इनकम बढ़ता है तो सरकार को उसमें से क्या मिलेगा? टैक्स। डिविडेंड भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। तो सरकार की क्या बढ़ जाएगी उससे? जो हम लोगों ने पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया नहीं बन सकता। सरकार की जो मेन इनकम होती है किससे होती है? सरकार की जो मेन रेवेन्यू इनकम होती है वो किससे होती है? टैक्स से। टैक्स से होती है। तो सरकार की जो मेन इनकम होती है किससे होती है? टैक्स से होती है। और मैं जो अभी यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ इस पे डिस्कशन पे, उसका रीजन क्या होगा? क्वेश्चन आने की संभावना होगी सर। क्योंकि आपका सिलेबस है ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। ये जो अपना जीडीपी वाला चैप्टर है, बजट वाला चैप्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला चैप्टर है, आप देख रहे हैं कि पूरा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो सारे हमारे बजट के डेटा से ही है, जीडीपी से ही है। वो जो सारे उससे है वो किससे है? डेटा से ही है। एक मैं टेबल सर्च कर रहा हूँ, उससे अगर दिख जाए हमको ज्यादा बेटर हो जाएगा। सर जैसे जो गवर्नमेंट्स की कंपनी होती है हम्म। उसमें मतलब जैसे वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट को ही होता है या इंस्टीट्यूशन के पास ही रह जाता है वो पैसा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपका क्वेश्चन ये है, सब लोग सुनेंगे जरा, कि जो अर्निंग होती है किसी भी पीएसयू, इसको हम बोलते हैं पीएसयू, क्या बोलते हैं जी इसे? पीएसयू। तो पीएसयू जो कमा रहा है उसमें गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जी। अगर गवर्नमेंट 100% शेयर होल्डिंग रखती है तो उसमें, उस शेयर होल्डिंग में उस कंपनी की कैपिटल बढ़ती है। क्या बढ़ती है? कैपिटल। कैपिटल बढ़ती है। सरकार के पास एक नया पैसा नहीं आता है। वो तब आएगा जब वो डिविडेंड बांटेगी वो कंपनी। लेट से कोई कंपनी 10% का क्या बांट रही है? डिविडेंड। तो 10% आ जाएगा। बट सरकार ने इसका शॉर्टकट ढूंढा हुआ है। जैसे कोई ओएनजीसी है, मान लिया 3 लाख करोड़ की कंपनी है, कैपिटल है उसकी। ठीक है, तो 3 लाख करोड़ में से डिविडेंड जो उसको मिल रहा है, मान लिया उसका 6,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो 6,000 करोड़ का 10% कितना मिल जाएगा डिविडेंड? 600 करोड़। अब आप लोग बताइए, आप सरकार हैं और आपके पास ये दिखाई दे रहा है कि ओएनजीसी नाम की कंपनी है और जिसकी कैपिटल कितनी है? 3 लाख करोड़ है। 600 करोड़ तो उसे डिविडेंड से मिल गया, लेकिन मेरा पेट नहीं भर रहा। मैं क्या कर सकता हूँ? बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ? उसे और विड्रॉ करेंगे सर। वो विड्रॉ किस तरह से करेंगे? कैपिटल कम करके। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अच्छा, टैक्स इन्वेस्टमेंट होते हैं। हाँ, वो कहेगी मैं इस कंपनी का 30% क्या कर रही हूँ? बेच रहा हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फेयर बेच। शेयर बेच दूंगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट को सिंपल बोलते हैं क्या? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ये जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये भी एक कारण है। लेकिन मान लिया किसी दिस बैंक इन्वेस्टमेंट की, तो सर वन टाइम प्रॉफिट टाइप से होगा ना, फिर उसको वो ये परमानेंट प्रॉफिट नहीं है, अर्निंग का ये प्रॉफिट नहीं है, मतलब ये सिर्फ अपने अर्निंग सामान को बेचना है।
जी सर, जी नहीं जैसे आप बोले ना कि 600 करोड़ का उसको डिविडेंड मिला, वो एक हम्म, तरह से आपकी अर्निंग की तरह इंक्लूड हो वो गया आपके बिल्कुल पास, अर्निंग है, है वो ना। अर्निंग है। फिर आप बोले हाँ कि पेट नहीं भरा तो डिसइन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाया, तो हाँ लेकिन हाँ। वो चीज तो वन टाइम करने वाली है ना, वो कंटिन्यूअसली आपको तो पैसा नहीं आप ये देगी। बताओ, आप सभी लोग बताना कि जो वेलफेयर के इकोनॉमिक्स का ज्ञान रखते हैं, वो डिसइन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा हाँ क्यों नहीं मान रहे हैं, और खासकर से उस डिसइन्वेस्टमेंट को जिससे आपको प्रॉफिट होता है। लॉस वाले बेच दो, चलो। आपके पास हाँ कोई कोई आपने मकान लिया हुआ है, उसमें लोन ले रखा है, और आपकी हाँ, लोन की किस्त पूरी रेंट से चली जाती है, तो क्या आप उसे बेचोगे? नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर भी बेच रहे हो, तो बेवकूफी है, गलती है ना। हम्म। आपके पुरखों ने जो एसेट बनाए थे, आप उसे क्या कर रहे हो? बेच रहे हो। बेच रहा है। हाँ, ऐसा कोई मकान जिसकी किस्त जाती है 16,000, किराया आता है 8,000, तो डेफिनेटली आप सोचोगे कि भाई यार, इसको ना चलाते हैं, कुछ और देखते हैं। तो जो वेलफेयर इकोनॉमी में बात हो रही है कि आप प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन को बेच रहे हैं और लॉस मेकिंग को नहीं बेच रहे हैं। ठीक है। जैसे ये एक बाल्को या नाल्को एक कंपनी थी जो उसको सेल किया। अ, एक एक और उड़ीसा में कोई कंपनी थी, शायद बाल्को ही थी वो। नहीं तो सर, उसको प्रॉफिट में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में बाल्को थी, भारत एल्यूमिनियम कंपनी। हाँ हाँ, वो प्रॉफिट में थी, उसको बेचा, और ओएनजीसी और इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडियन ऑयल का। तो ये बेसिकली हमारे सारे रीजन है। ठीक है। ये आप लिंक समझ रहे हैं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, ये बजट में से कुछ चित्र लिए मैंने, यहाँ देखो जरा। एसेट क्वालिटी ऑफ बैंक इम्प्रूविंग विद लोअर एनपीए। तो मार्च 20 में 8.2% का एनपीए था, आज कितना हो गया है? भाई 5.5। ठीक है। बट ये एनपीए कम होने के कौन कौन से रीजन होते हैं? एनपीए कम कैसे होता है? बताओ, आप लोग जरा, बैंक वाले हो सब लोग। सर रिफेज हुए हैं अकाउंट के। टाइट एंड ये अकाउंट जो होता है ना सर, उसको क्लोज हाँ, कर देते हैं सेटलमेंट करके। आपने क्या करा? रिफेज कर दिया। सर, राइट ऑफ भी कर Write देते हैं। off। हाँ बिल्कुल, हाँ। रीस्ट्रक्चर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो बड़े बड़ी कंपनी के राइट ऑफ करके आप एनपीए कम कर रहे हैं, तो ये केवल रोजी पिक्चर है। ये एग्जैक्टली रिकवरी से एनपीए नहीं हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आपने लोन न्यू बढ़ने से लोन्स बांटे, न्यू लोन्स बांट रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है? एनपीए का ये प्रोपोर्शन कम कम हो हो रहा है। परसेंटेज, हाँ, प्रोपोर्शन कम हो जा रहा है ना। ठीक है। और यहाँ पर देखो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया का क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है, खराब बात है? खराब बात है। दोनों है इसके एस्पेक्ट है। अच्छी बात यह है कि रोड बन रहे हैं, ट्रेन की लाइनें बिछ रही हैं, नहरें खुद रही हैं, और पावर प्लांट बन रहे हैं। ठीक है। खराब बात यह है कि अगर आपके पास गुंजाइश नहीं है, तो इस डेवलपमेंट के नाम पे आप बाहर से क्या लेंगे? कर्जा लोन, लेंगे, और उस कर्जे का क्या देंगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। तो दोनों तरह से है। अगर आप बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो अलाउड है। जैसे आप लोग मकान का लोन लेते हैं, लोग मकान के लोन को बुरा नहीं मानते, कहते हैं ठीक है यार, मकान तो बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बस ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लूट भी बढ़ती है। यानी जो ठेके जाते हैं, जैसे ये एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन का काम हो रहा है, तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको जाता है? कंपनीज को जाता है, प्राइवेट ठेकेदार जो भी रहते होंगे। वो भी गिने चुने हैं इंडिया में, टॉप 10 ज्यादा जो नहीं। नाम हम आप लोग सुनते रहते हैं। ठीक है। उसका भी जो है, मतलब वो ऐसा होता होगा कि 10,000 करोड़ का काम है, तो उसको 50,000 करोड़ में ठेका मिल जाता है। ठीक है। तो ये सारे थोड़ा ड्रॉबैक है। और सर इनडायरेक्ट वे में तो ये भी कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट के दलाल ही हैं। दलाल क्या है? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिल ही रहा है, जिनको मिल रहा है वो बेसिकली उनके वही लोग हैं जो गवर्नमेंट से अच्छा रिलेशन रखते हैं। ठीक है।
उनका एज सच कंट्री डेवलपमेंट से कोई भी वो नहीं होता है कनेक्शन, ठीक है। जी और एक बीच में एक चर्चा चल रही थी कि आप कोई भी काम ले, अगर जेन्युइन रेट में काम दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जेन्युइन रेट में, अभी जैसे लखनऊ एयरपोर्ट क्या 99 साल के लिए अडानी के पास चला गया, ठीक है, और पता कैसे गया? सरकार को उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, कैसे दिया वो सरकार ने उसको? बोलो कैसे दिया हुआ? सर ऑप्शन करके लीज लीज पे। और लीज कैसी? औने पौने दाम वाली। लीज कैसी? औने पौने दाम वाली। तो ये एक वाइज डिसीजन सरकार का नहीं है। या तो सरकार इतना बढ़िया डिसीजन ले कि आज भैया 10,000 करोड़ हमको दे दो, तो सरकार उस पैसे का कुछ यूज कर ले, चलो ठीक है। तो ये एक वर्ड होता है डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन, डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन। तो ये जो वर्ड होते हैं इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सर ये रेलवे स्टेशन जो दे रही है गवर्नमेंट, वो हाँ, कैसे दे रही है? ये भी सब ये लीज पे दे रही है। भाई अगर हिम्मत है उनको तो खरीदे तो पैसा मिले सरकार को कुछ, लेकिन ये तो सब रेलवे स्टेशन छोड़ दो, रेलवे लाइन लीज पे दे दी कि इस ट्रेन में जो चलेंगी वो मेरी चलेंगी, अगर तुम अपनी चलाओगे तो मैं तुमसे भी किराया लूंगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट वर्सेस करप्शन का एक इकोनॉमी का प्रिंसिपल है कि भैया अगर डेवलपमेंट होता है तो क्या बढ़ता है? करप्शन भी बढ़ता है। और करप्शन अगर बढ़ रहा है तो ये समझिए क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। बट इनका जो पेस है या उनका जो प्रोपोर्शनेट है वो ऐसा होना चाहिए कि डेवलपमेंट की स्पीड ज्यादा हो रही है और करप्शन की स्पीड स्टेबल है, कम हो रही है। स्टेबल है या कम हो रही है, तब हम बोलते हैं कि रियल सेंस में डेवलपमेंट हो रहा है। सर लीज पर दे रही है गवर्नमेंट, तो फिर तो वापस ले सकती है ना कभी। 99 साल की, ना हमें पता ना तुम्हें पता है। सर हाँ, यदि इस पे बात हो रही है तो एक जब हम बात करते हैं कि मतलब लोगों का रहन सहन का स्तर बहुत कम है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है, उसका एक रीजन ये भी नहीं कि ये पॉलिसी तरीके से ऑनलाइन दाम पे लीज पे दे दी जाती है, और उसका जो ड्रॉबैक है वो आम इंसान को ही मिलता है ना, मतलब सबसे ज्यादा। तो देखो लीज पे जो दे रही है उसका नुकसान आम आदमी को होता है, ये पक्की बात है। उसका रीजन समझो कि जो किराया पहले आज से 5 साल पहले 1,200 रुपए था, आज वो 2,800 रुपए हो गया। ये किसकी वजह से हुआ? क्या तेल डबल हो गया है? नहीं, वहां पर जिसने लीज पे लिया है उसने 400 रुपए की कॉफी कर दी है। वेटिंग का पहले प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का होता था, आज कितने का है? 10 रुपए। 5 रुपए या 10 रुपए का। हाँ, तो ये किस रेशियो में बढ़ा दिया? क्यों बढ़ा दिया इतना? आम इंसान को ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा, बिजनेस क्लास को उतना नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वो 2,000 रुपए का टिकट लेके जाता है, 5,000 रुपए कमा के ले आता है शाम को। तो या तो कैटेगराइजेशन हो कॉस्टिंग का कि आप हर आदमी का लेवल के अकॉर्डिंग उसकी प्राइसिंग हो, तब तक तो ठीक है। और वो प्राइसिंग इस तरह से हो कि एवरीबडी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, चाहे 2 रुपए की इनकम हो चाहे 5 रुपए की, उसका पैन नंबर वहां से अटैच हो जाए और उसके अकॉर्डिंग काम हो। पर्टिकुलर स्टेशन को लीज पर दिया जा रहा है सर, तो हाँ, स्टेशन है, रेलवे लाइन है, एयरपोर्ट है और पोर्ट्स हैं, सब लीज पे दिए जा रहे हैं। सड़कें स्टेशन लीज पे दी जा रही है। स्टेशन को दिया जाता है, तो स्टेशन जो ले रहा है हम्म, तो वो कैसे टिकट का रेट बढ़ाएगा या वो कैसे कमाएगा ज्यादा सर? ज्यादा क्योंकि कमाएगा कुछ नहीं। बाकी वो सब टिकट, जगह तो सेम सुनो, रहेगा ना पहले वो जैसा। टिकट का फेयर नहीं बढ़ा रहा है, वो आपसे वेटिंग रूम चार्ज काट ले रहा है 200 रुपए। और वहां जो वेंडर्स हैं उनको बोला जो 10 रुपए की चाय थी 50 रुपए की बेचो, लेकिन मुझको 20 रुपए दे दो पर चाय पे। इस सर तरह से हो रहा एम्प्लॉय भी तो वो आउटसोर्सिंग के रख रहा है ना। है। वो भी सब कुछ हो रहा है। एम्प्लॉय जो आउटसोर्सिंग ले रहे हैं वो भी सब कुछ हो रहा है।
तो जो ठीक है। स्टेशन लीज पर दिया गया है वही उसी स्टेशन के लिए ना महंगाई मतलब बढ़ जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसा ही तो हो रहा है। आप ये बताओ कि आज से 20 साल पहले कभी 20 साल पहले अगर आप एयरपोर्ट गए हो दिल्ली के और आज गए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे जो टैक्सी का जो स्टैंड है वहां पे 200 रुपए चार्ज किया था, उस जमाने में 10 रुपए चार्ज होता था। तो सर वो तो टाइम के साथ तो जेन्युइनली चेंजेस आते ही है ना वो सर। रेशियो सही नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि बढ़े और बढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसका जो रेशियो है, आपकी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ती जितना उनका पार्किंग चार्ज बढ़ गया। हम तो कह रहे हैं कि बढ़े, लेकिन प्रपोर्शनेट नहीं, सही नहीं हो ना, सही होना चाहिए ना, प्रपोर्शन सही नहीं है। और इसको कोई भी वो नहीं कर रहा है। सारी बात छोड़ दो आप। आपको आज से 5 साल पहले 99 रुपीज में लाइफ टाइम मोबाइल देने का वादा हुआ था, वो कनेक्टिविटी मोबाइल नेटवर्क 99 रुपये में लाइफ टाइम। और अभी जो है 400 रुपये महीना हो गया। क्या 5 साल में इतना सब कुछ होना चाहिए था? क्यों? नहीं नहीं मोनोपोली। BSNL सरकार को को नहीं जोर हो से रही दे इससे दिया। इतनी आमदनी, प्राइवेट ऑपरेटर को हो रही है आमदनी, मोनोपोली हो गई। तो ये हर सर ये घर स्कीम भी तो सर ये है। स्कीम भी सरकार की ही रहती है ना कि आप किसको दे रहे हैं। बीएसएनएल अरे जैसी जब यूनिट को बीएसएनएल को खत्म कर दोगे आप तो फिर तो सर मोनोपोली तो होगी ना। वही इसीलिए अगर तो बीएसएनएल जिंदा होता तो लोग उसका सस्ते वाला यूज करते। सर बीएसएनएल के लिए जिम्मेदार कौन है एक्चुअल में? एक्चुअल में गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट अच्छा, गवर्नमेंट हम तो इसलिए है, इसकी गवर्नमेंट उसकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट है। कोई भी गवर्नमेंट। अभी हम्म जो देखो, मैं 2009 में मैंने 3G कनेक्शन लिया था। हम्म आज 2023 हो गया, बीएसएनएल 4G पे नहीं आ पाया। जबकि सर बीएसएनएल का एक टाइम पे मतलब इतना ज्यादा अच्छा रिसर्च और वो था कि वो टॉप मोस्ट कंपनी बन सकती थी, लेकिन नहीं उसको नहीं, बन सकती थी, बिल्कुल बिल्कुल बन सकती थी। और अभी जो मैं बता रहा हूँ कि 3G से 4G नहीं आ पाया, उसका रीजन क्या है? कि उसका जो चेयरमैन है वो तो चाहता है, लेकिन वो अपने घर से पैसे थोड़ी लाएगा 50,000 करोड़। कौन देगा 50,000 करोड़ उसको? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देगी ना, तभी तो करता हो। या करना चाह भी रहा होगा तो उसको मना कर दिया होगा कि नहीं भाई 4G रहने दो। और मजे की बात यह है कि बीएसएनएल के जो टावर्स हैं, उन्हीं टावर्स में जियो का 4G का वो लगा रेस्पॉन्डर, किराए पे ले रखा है, 200 रुपये महीना किराए पे, उसी टावर पे। करोड़ों में सर जियो अपना जो टावर भी नहीं लगाया। स्पेक्ट्रम डिस्प्यूट होते हैं उसमें भी उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया था, या उसको स्पेक्ट्रम देने ही नहीं दिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था ना जिसके कारण नहीं, वो आगे केवल ग्रोथ नहीं कर। केवल स्पेक्ट्रम से नहीं चलता ना। आपको नहीं नहीं, और भी रेस्पॉन्डर तो लगाने है। पड़ेंगे, आपको डिवाइसेस लगानी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। वो खरीदने नहीं दिया, बोर्ड में पास नहीं किया। और बीएसएनएल तो 100% गवर्नमेंट कंपनी है। बिना गवर्नमेंट के आप और चाय भी नहीं पी सकते। और अभी भी बीएसएनएल जितने बैंकों को लीज लाइन दे रहा है, कौन दे रहा है आज भी? बीएसएनएल सर, बीएसएनएल बीएसएनएल दे रहा है आज भी। देहात से देहात में सब वही है सर। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टेक्नोलॉजी की कॉम्पिटेंसी कम है उसके पास। हाँ नहीं, वो वही तो हम बोल रहे हैं ना, एक टाइम में वो 7G तक भी पहुंच गया था अपने रिसर्च वगैरह में, लेकिन उसको उतना प्रमोट ही नहीं करने दिया। तो ये थोड़ा सरकार की नीतियां हैं सारी, जो हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। और ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इन बातों का है कि हमारा जो है क्या क्राइसिस थे हमारे पास। जैसे अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट का पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, हाई इन्फ्लेशन रेट पढ़ रहे हैं। तो हाई इन्फ्लेशन रेट में पहले जो है 6.4% था, और 1991 में कितना हो गया? 11.3। मजे की बात यह है कि बीच में इन्फ्लेशन रेट बहुत कम हो गया था, लेकिन अभी दोबारा कितना हो गया है? जो इन्फ्लेशन का रेट है, इन्फ्लेशन दोबारा से 10+ में आ गया है। जो दोबारा से जो वो है हमारा इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया है? 10+ पे आ गया दोबारा से। एक पर इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट समझना होगा। हमारा एक टॉपिक भी आएगा इसमें। आपको पता है मॉड्यूल बी में एक टॉपिक है मनी वाला, मनी सप्लाई वाला एक टॉपिक है। तो उसमें जो है
ये इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। ये देखिए, इन्फ्लेशन जो है एक बार काफी कंट्रोल्ड हो गया था, और जिस समय आपकी ये रेपो वेपो सब डाउन हो गई थी ना, देखो ये चार्ट दिख रहा था, सन 2000 में इन्फ्लेशन हमारा 4 था, और यहाँ पर 2011-12 में 6 तक था, और अभी कितना है? अभी का है ही नहीं सर। अभी 11-12 चल रहा है भाई, इन्फ्लेशन बढ़ गया है फिर दोबारा। 2014 इन्फ्लेशन, हाँ, अभी कितना है इन्फ्लेशन? अभी जो इन्फ्लेशन है ये दिया हुआ देखो, ये 2021 में 7.5% हो गया दोबारा, और अभी जो इन्फ्लेशन है वो 8 के आसपास है कहीं पर। ये जो रेपो रेट बढ़ रही है उसका रीजन क्या है? जो रेपो रेट बढ़ रही है उसका रीजन क्या है? इन्फ्लेशन कम करने के लिए। इन्फ्लेशन कम करने के लिए तो सब चल रहा है। सर अभी और बढ़ना है। अभी कह तो रहे हैं और बढ़ना है, अभी एक स्लैब और आएगा कह रहे हैं, देखो। आपको क्या फायदा होता है इन्फ्लेशन बढ़ने से? कुछ नहीं। एफडी की ब्याज दर बढ़ जाती है और क्या। डीए नहीं बढ़ता आपका? बढ़ता है। हाँ, सरकारी DA पेशा नौकरी पेशा वालों को लाभ है। डीए बढ़ता है, खर्चे कम कर दो। चलिए, अच्छा, इन्फ्लेशन बढ़ने से एक चीज और होती है, इन्फ्लेशन बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी डिस्टरबेंस आता है। कैसे आता है बताओ? तो चीजें महंगी होती हैं। हाँ, चीजें महंगी होती हैं। जो हम लोग पहले इंपोर्ट करा करते थे, वो सॉरी एक्सपोर्ट करते थे, वो एक्सपोर्ट अब कम हो जाता है, क्योंकि दुनिया के वो लोग हमसे सामान ना लेके फिर दूसरे कंट्री में चले जाते हैं, चाइना चले जाते हैं, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। ठीक है, एक ये चार्ट दिया हुआ, इस चार्ट को समझिएगा। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, अगर आपको स्टेबल करनी है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक, तो आपको क्या क्या करने पड़ेंगे? बोलो, ये सब एक्शन है ना। आपको फिस्कल पॉलिसी में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। आज मैं स्टेटमेंट देख रहा था निर्मला सीतारमन जी का, वो कहती हैं कि पेट्रोल को हम लोग जीएसटी के दायरे में ले आए, मतलब पेट्रोल डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है। अभी किसके दायरे में है? ये एक्साइज ड्यूटी लगती है इसमें, ठीक है, जीएसटी नहीं आया। पर वो कहती हैं कि अगर स्टेट रेडी हो तो, अगर स्टेट रेडी हो। स्टेट रेडी क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भी मजा लेते हैं टैक्स का, ठीक है, स्टेट रेडी नहीं होते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिफॉर्म हो, मॉनेटरी पॉलिसी में रिफॉर्म हो, और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। अगर इतनी चीजें करते हैं तो आप अपनी मैक्रो इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज कर सकते हैं। दूसरा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म अच्छे हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म अच्छे हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म अच्छे हैं, तो आप इस तरह से अपनी कंट्री की इकोनॉमी को बैलेंस कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से जो है इसके क्वेश्चन देख लीजिए जरा। विच इज नॉट वन ऑफ द प्राइमरी पिलर्स इन 1991 लिबरलाइजेशन? बहुत आसान है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। ठीक है, नरसिम्हन कमेटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? बताओ। बैंकिंग। विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स? कैमल्स। बताओ, कैमल से कौन सा पार्ट है? मर्जर नहीं है, लेकिन इसी बात पे हम लोग बात कर लेते हैं। सी से कैपिटल एडिक्वेसी, ठीक है। ए से एसेट क्वालिटी, एम से मैनेजमेंट, ई से अर्निंग, एल से लिक्विडिटी। ठीक है, विच अमंग द, अच्छा मैंने आपको जीडीआर एडीआर वाला लिंक दिया था, देखा किसी ने? नहीं ओपन हो रहा है सर, है? यूट्यूब पे नहीं देखने दे रहा है।
नहीं देखने दे रहा? जी ना, आपने किसी ने मैसेज डाला ग्रुप में कि नहीं देखने दे रहा जी जी डाला हुआ है जैसे सर। डाला था सर। है? डाला हुआ है? चलो उसको देखते हैं, हो सकता है कि वो प्राइवेट वीडियो हो रहा हो या कोई और रीजन रहे हो। मेंबरशिप लेने के लिए बोल रहा था सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, उसको भी सही करा देते हैं, है ना? ठीक है, सही करा दें, पर उसे देख लीजिएगा आप। है या देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर टू एक्सेस द फंड टू द, बताओ, बहुत सिंपल सा है। पीओ आईपीओ। आईपीओ आईपीओ कहाँ आता है? हम लोग के देश में। डोमेस्टिक, ठीक है। और बाकी ये जो तीनों चीजें हैं, ये फॉरेन से फंडिंग अरेंज करने का, जो हमारी वो लाइन थी वो यही थी लाइन, ठीक है, जो हमारी लाइन थी वो यही थी, ठीक। चलिए गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोग साथ रहे इस चैप्टर में और काफी बातें हुई हमारी। और अब जो है ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। जब हम इसके कहीं से भी कोई क्वेश्चन देखें नेट पे, इंटरनेट पे, फेसबुक में, मुरुगन सर के, गायकवाड़ सर के, तूर सर के, किसी के भी हम लोग क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन को रेफर करना है अपने बुक के इस चैप्टर से, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। और हम जो है शायद 5 तारीख को तूर सर से मीटिंग है हमारी, देखते हैं कि क्या हम लोग आपके लिए कर पाते हैं, ठीक है। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह जो सर की क्लास होती है उसको कभी भी समय निकाल के जरूर आप बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेंगे तो भी एक आइडिया लग जाए कि क्या हम लोगों को करना है, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक